Assalamu alaikum class, how are you all? I'm Muhammad Naeem Amin here, and today the topic of our discussion is the poem by Robert Frost, Mending Wall. जैसा कि हम लोग पहले भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, ही इज़ एन अमेरिकन पोइट एंड बेसिकली इसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है। तो मेंडिंग का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो रिपेयर करना होता है, किसी भी चीज़ को रिपेयर करना या मरम्मत करने के मानों में लिया जा सकता है। मेंडिंग वाल यानी कि दीवार की मरम्मत या दीवार को रिपेयर करना। अब यहाँ पे हमें कई एलिमेंट्स मिलेंगे सिंबलिज़म के, जो कि मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को बताए हैं। 3 से 4 पॉइंट्स, उम्मीद है कि वो आप तक पहुँच चुके होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी टेक्स्ट को एलेबोरेट करते हैं और टेक्स्ट में से ही हमें वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी, इसकी समरी भी आप लोगों को समझ आ जाएगी, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है वो भी आपको समझ आ जाएगा, और इसके अलावा आपको सिंबॉलिक एलिमेंट्स जो हैं वो उनके बारे में भी पता चलेगा और थीम्स के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे। तो जो स्पीकर है वो बेसिकली नेटिव है, एक यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका का, और वो अपने हमसाए के बारे में बात करता है कि उसके और उसके हमसाए के दरमियान में एक दीवार है, एक वाल है। तो ये जो स्पीकर है ये इस वाल को पसंद नहीं करता है, जबकि इसका जो हमसाया है उसका ये मानना है कि दीवारें जो होती हैं वो अच्छे ताल्लुकात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो समथिंग देयर इज़ दैट डजेंट लव अ वाल, यहाँ पे समथिंग का लफ्ज़ी मतलब समवन है, मतलब कोई तो ऐसा है जो कि इस दीवार से प्यार नहीं करता, या कोई तो ऐसी वजह है कि मैं इस दीवार के साथ प्यार नहीं करता। दैट सेंड्स द फ्रोज़न ग्राउंड स्वेल अंडर इट, जो आप कह सकते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो ये एक फ्रोज़न ग्राउंड जो है वो बन जाती है, एक ऐसी ज़मीन बन जाती है जो एक जगह पे फ्रीज़ हो जाए। पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये जो दीवार है ये हर्डल है, एक ठंडी की हुई रुकी हुई साकत किस्म की जगह है उसके दरमियान और उसके हमसाए के दरमियान। एंड spills the upper boulders in the sun and makes gaps even two can pass abreast। तो वो ये कहता है कि जब द सन होता है, यानी कि जब सूरज बाहर निकलता है और रोशनी होती है या गर्मी होती है, तो उस दौरान इसके जो ऊपर वाले पत्थर हैं ये जो है वो साइड पे लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसकी वजह से दरमियान से जो है ना वो गैप्स बन जाते हैं और वो दीवार जो है वो रिपेयरेबल हो जाती है, उसकी मरम्मत करना ज़रूरी हो जाती है। और नेक्स्ट टेंजा में देखें वो लिखता है द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। अब शिकारियों का ये काम नहीं लगता, शिकारी कोई भी हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, हंटर्स डॉग्स को भी कह दिया जाता है, डॉग्स की भी एक किस्म है। तो ये कहता है कि ये शिकारियों ने ये पत्थर नहीं गिराए, जो पत्थरों की बनी हुई दीवार है ना, ये असल में खुद ब खुद ही गिरे हैं। इसका मतलब ये है कि कुदरत भी नहीं चाहती कि ये आपस में कोई दीवार रखें, या ये आपस में कोई इस किस्म का रखना रखें, आपस में कोई ऐसी रुकावट रखें जो कि लोगों को जुदा करे। अगली लाइन में वो ये कहता है आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन ए स्टोन बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स। अब जो राइटर है बेसिकली वो ये बता रहा है कि मैं जब यहाँ पे इसको रिपेयर करने के लिए आता हूँ तो मुझे एक पत्थर के बाद एक पत्थर उसके ऊपर रखना पड़ता है, और यहाँ पे चूँकि रैबिट्स भी हैं, ठीक है, और रैबिट्स के पीछे जो है वो कुत्ते वगैरह भी भागते रहते हैं, तो उनके भागने दौड़ने से भी ये मामलात जो हैं वो ख़राब होते हैं। गो के वो जानते बूझते हुए इन पत्थरों को नहीं गिराते हैं,
लेकिन उनका काम ही भागना दौड़ना है, वो जानबूझकर इनको नहीं गिराते हैं। तो मुझे रिपेयर करने के लिए मुझे भी आना पड़ता है और मेरे हमसाए को भी आना पड़ता है। द गैप्स आई मीन, मेरा मतलब यहाँ पे इनके दरमियान में रखने हैं जो इस दीवार में पड़ जाते हैं, या इस किस्म के गैप्स हैं जो इस दीवार में आ जाते हैं, वो खला जो इस दीवार में पैदा हो जाते हैं, किस वजह से? पत्थरों के गिरने की वजह से। नो वन हैज़ सीन दैम मेड और हेयर दैम मेड। तो ना तो किसी ने इनको देखा है कि ये किस तरह से बनते हैं, और ना ही किसी ने इसको सुना है। ये एक कोई नेचर की कोई कुव्वत है, कोई ताकत है कुदरत की, जो ये चाहती है कि ये दीवार गिर जाए। लेकिन इसका जो हमसाया है वो नहीं चाहता। पोएट खुद भी चाहता है कि ये दीवार गिर जाए। अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लिखा है जी, बट एट स्प्रिंग मैंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल्स, and on the day we meet to walk the line and set the wall between us once again, we keep the wall between us as well as we go to each the boulders that have fallen to each। तो वो कहता है कि जब फिर बाहर का मौसम आता है तो हमें ये इकट्ठा होना पड़ता है उस दीवार के इर्द गिर्द। और मुझे पता है कि मेरा हमसाया जो कि उस पहाड़ी के पीछे रहता है वो भी आ जाता है, मैं भी आ जाता हूँ। वो अपनी तरफ से जो पत्थर गिरे हुए होते हैं उनको उठा के दीवार पे रखता है, और मैं अपनी तरफ से जो पत्थर गिरे हुए होते हैं उनको उठा के दीवार पे रखता जाता हूँ, ताकि हमारे दरमियान एक दीवार जो है वो कायम रह सके, हमारे दरमियान एक हद बंदी जो है वो कायम रह सके, हमारे दरमियान एक बॉर्डर जो है वो कायम रह सके, हमारी कोई आइडेंटिटी हो कि ये ज़मीन उसकी है और ये वाली जो ज़मीन है ये मेरी है। अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं जी। एंड सम आर leaves and some so nearly balls, some are loaves and some so nearly balls, we have to use spell to make them balance, stay where you are until our backs are turned। ये 3 लाइनें हैं। पहली लाइन में वो ये कहता है कि कुछ जो है वो लोव्स की शक्ल के हैं, कुछ जो हैं वो तकरीबन गेंद की शक्ल के हैं, यानी कि कुछ जो है वो अनशेप्ड किस्म के हैं और कुछ जो हैं वो गेंदों की शक्ल के हैं। और उनको उठाकर उस दीवार पर रखना और वहाँ पे बैलेंस करना, मतवाज़न करना, ये बड़ा एक जो है ना वो मुश्किल किस्म का टास्क है, क्योंकि वो पत्थर वहाँ पे टिकते नहीं हैं, वो दोबारा से गिर जाते हैं नीचे से। तो हम ये सोचते हैं कि वो पत्थर तब तक अपनी जगह पे तो कम से कम मौजूद रहें जब तक हम लोग चले ना जाएं वहाँ से। We wear our figures rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side, it comes to little more. It comes to little more. तो अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ तक कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो रफ़ हो जाती हैं, उनको उठा उठा के रखते वक्त हमारी जो उंगलियां हैं उनके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कोई आउटडोर गेम है या कोई बाहर इंसान जो है वो किसी अपने ये खेल में मसरूफ़ है। और फिर होता कुछ इस तरह से है कि अपनी अपनी साइड से हम कोशिश करते हैं कि जो दीवार है वो बेहतर तरीके से मेंड हो सके, बेहतर तरीके से उसकी भरपाई मुमकिन हो, उसकी मरम्मत जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड टू वॉल, ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। वो कहता है कि जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे हमें दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास पाइन के दरख्त हैं और मेरे पास जो है ना वो एप्पल के दरख्त हैं, एप्पल का बागीचा है मेरा। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस। वो मज़ाक पैदा करता है यहाँ पे थोड़ा सा। कहता है कि मेरे जो सेब के दरख्त हैं वो कभी भी दूसरी पार नहीं गए, कभी भी उसके पास नहीं जाएंगे। एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स, और वो कभी भी उसके पाइन के अंदर जो उगी हुई कोन्स हैं उनको नहीं खाएंगे। आई टेल हिम, मैंने उसको कई बार बताया है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरे दरख्त तेरी तरफ आ जाएं या तेरे दरख्त मेरी तरफ आ जाएं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये दीवार गिरा देनी चाहिए। वो इस बात पे अपने हमसाए को एग्री करने की कोशिश करता है। उसका हमसाया क्या कहता है सुनिए।
ही ओनली सेज, वो सिर्फ ये कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, के अच्छी दीवारें अच्छे हमसाए बनाती हैं। यहाँ पे फेंस का लफ्ज़ी मतलब वैसे तो बाड़ होता है, लेकिन यहाँ पे दीवार के मानों में, वाल के मानों में लिया गया है। यानी कि वो ये कहता है कि हमारे दरमियान एक बंटवारा रहना चाहिए ताकि तेरी आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट रहे और मेरी आइडेंटिटी जो है वो मेरे नाम से मंसूब रहे। स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी एंड आई वॉन्डर इफ़ आई कुड पुट ओ नोशन इन हिज हेड वाई। तो कहता है कि बाज़ दफ़ा यही जो बहार है ये मेरे जहन में एक शरारत पैदा करता है कि मैं उसके जहन में अपने ख़यालात की अक्कासी को दाखिल कर सकूं। मैं किसी तरीके से उसके जहन के अंदर अपने इन ख़यालात को दाखिल कर सकूं कि दीवारें हमेशा ज़रूरी नहीं होती हैं। डू दे मेक गुड नेबर्स इज़न्ट इट, क्यों, क्या वाकई वो अच्छे हमसाए बनाते हैं। वेयर देयर आर काउज बट हेयर देयर आर नो काउज, हाँ वहाँ पे बनाते होंगे जहाँ पे माल मवेशी हर बंदे ने रखा हुआ हो, काउज रखी हुई हो यानी कि गाय रखी हुई हो कि एक जानवर दूसरे की फसल में ना चला जाए या एक जानवर दूसरे की ज़मीन में जाके ख़राबी ना पैदा कर दे। लेकिन वो ये कहता है कि यहाँ पे तो किसी भी किस्म के माल मवेशी या काउज नहीं है, ना मैंने कोई जानवर रखे हुए हैं ना तूने कोई जानवर रखे हुए हैं, तो फिर क्यों हमने ये दीवार में इतना ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई हुई है, दरमियान में ये दीवार जो है वो हायल की हुई है अपने। तो अगले ही लाइंस देखें, बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall. तो वो कहता है कि जब मैं दीवार को बिल्ड कर रहा होता हूँ तो मैं जो है वो दीवार की मरम्मत करते वक्त, इसको मेंट करते वक्त अपने आप से ही ये सवाल कर रहा होता हूँ कि इस दीवार के होने या ना होने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कौन सा को गुस्सा आता है इस दीवार के ना होने से या होने से। लेकिन मेरे अंदर कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर है जो ये आवाज़ लगाती है कि मुझे इस दीवार के साथ जो है वो चाहत नहीं है, मुझे इस दीवार की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो अगले पेज पे आ जाइए, वो लिखी हुई है पहली लाइन, दैट वांट्स इट डाउन, कोई चीज़ है जो चाहती है कि ये दीवार गिर जाए। अब वो दीवार यहाँ पे सिंबलाइज़ कर रही है जो रंग के, मसलक के, मज़हब के जो तज़ादात हैं या जो हमने अपनी ख़ुद साख्ता किस्म की दीवारें अपने इर्द गिर्द बना रखी हैं किसी भी नाम से। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन दीवारों की बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं और इसको वाल को सिंबलाइज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में है, आई कुड से एल्स टू हिम बट इट इज़ नॉट एल्स एग्जैक्टली एंड आई वुड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। तो वो कहता है कि मैं कभी न कभी उसको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि मेरे अंदर के कुछ ज़मीर हैं। यहाँ पे उसने लफ्ज़ एल्व्स इस्तेमाल किया है, वो नेचर के मानों में किया है, लेकिन एक्चुअली एल्व्स का लफ्ज़ी मतलब नेचर नहीं होता है। एल्व्स जो है वो कहता है कि हम ज़मीर अपने जो है वो मलामत करते हैं हमें कि हमें ये दीवारें नहीं चाहिए हैं, लेकिन वो अपने लिए ये बात करता है। आई सी हिम देयर, मैं उसे वहाँ पे देखता हूँ। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रैस्प्ड फिर्मली बाय द टॉप, जब वो एक स्टोन को अपने हाथ में पकड़ के जो है वो ज़ोर से यानी कि मजबूती से पकड़ के लेके आ रहा होता है। इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सेवेज आर्म्ड ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, कि जब वो दोनों हाथों में अपने में पत्थरों को पकड़ के आगे आ रहा होता है ना, तो मेरे नज़दीक यही होता है कि वो डार्कनेस में चल रहा है। अब यहाँ पे जो डार्कनेस है वो सिंबलाइज़ करता है जहालत को, कि वो जाहल है, उसको पता नहीं है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री, ना तो वो जो अंधेरा है वो दरख्तों का साया है और ना ही वो उस जंगल का साया, बल्कि उसके जहन की एक डार्कनेस है, जहन की एक जहालत है जिसको कि उसने बस अपने जहन में ये बात फिट की हुई है कि जी गुड फेंसेस मेक्स द गुड नेबर्स, के अच्छी दीवारें जो हैं ना वो अच्छे हमसाए बनाती हैं। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग, वो कभी भी अपने वालिद के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसके वालिद ने उसको समझाया हुआ है कि बेटा दीवार बना के रखनी चाहिए। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल
ही सेज़ अगेन, और वो इसी सोच को अपने जहन में लिए हुए फिरता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी दीवारें अच्छे किस्म के हमसाए बनाती हैं। तो जैसा कि आपने इस पोइम में देखा कि डिफरेंट तरह की चीज़ों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सिंपलिसिटी के साथ बयान किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समरी समझने में, थीम समझने में, या थ्रू आउट स्टोरी समझने में, सेटिंग समझने में, या स्पीकर की जो इंटेंशंस हैं, जो पस पर्दा हकाइक हैं जिनको वो बताना चाहता है, उनको समझने में किसी भी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। होपफुली इंशाल्लाह आपकी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, और इंशाल्लाह अगर कोई आपको इस सिलसिले में दुश्वारी हो समझने के सिलसिले में तो लेट मी नो अबाउट दैट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव नाइस डेज, स्टे होम, स्टे सेफ।